अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो रेगुलेटरी सब्सटेंसेस को स्टार्ट किया था, तो आज उसको एंड करेंगे। आज हम पैराक्राइंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पैराक्राइंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो जीआईटी ट्रैक में फॉर एग्जांपल एक सेल उसको रिलीज़ करता है, तो थोड़े ही डिस्टेंस पे डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू वो अपने टारगेट सेल पे जा कर के एक्ट करते हैं। इनको ब्लड में जाने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली जो है वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस का इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो पैराक्राइंस में सबसे पहले हम सोमेटोस्टेटिन को देख लेते हैं। सोमेटोस्टेटिन एक ऐसा रेगुलेटरी सब्सटेंस या हार्मोन है बेसिकली जो होल जीआईटी ट्रैक से रिलीज होता है। इसमें जो है स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि डी सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, डी सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। तो ये यहाँ से रिलीज होता है। इसका जो है वो हमारे पास स्टिमुलस ये होता है कि जब H पॉजिटिव आयन यानी कि एसिडिक कंटेंट स्टमक से या फिर जीआईटी ट्रैक से पास होता है, तो फिर ऐसे में जो है वो सोमेटोस्टेटिन डी सेल्स ऑफ द होल जीआईटी ट्रैक से रिलीज होता है। अब जीआईटी के ऊपर इसका एक्शन क्या होता है? पूरे के पूरे जीआईटी के ऊपर जो है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, यानी कि ये सिक्रीशंस को जो है वो कम कर देता है। इसके साथ साथ ये H पॉजिटिव आयंस यानी कि HCl की प्रोडक्शन को भी स्टमक के अंदर कम कर देता है और ओवरऑल भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इसका H पॉजिटिव आयंस जो है इसके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, इसकी वजह से ये रिलीज होता है और ओवरऑल ये जो है वो जीआईटी के ऊपर नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एक्ट करता है, यानी कि उसके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ये सिक्रीशंस को कम कर देता है, स्पेशली H पॉजिटिव आयंस की सिक्रीशंस को इन द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। क्योंकि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था पैरासिम्पैथेटिक में कि वेगस नर्व का ओवरऑल जो है वो स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है, एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है जीआईटी के ऊपर। तो इस सोमेटोस्टेटिन का बिल्कुल उसके काउंटर इफेक्ट है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ देखें तो वेगस नर्व जो है ये उसके अगर नर्व टर्मिनल हैं, तो वेगस नर्व का जो है वो नेगेटिव इफेक्ट होता है सोमेटोस्टेटिन के ऊपर, यानी कि अगर वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी तो सोमेटोस्टेटिन कम होगा और इसका जीआईटी के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट भी कम होगा। लेकिन अगर वेगस नर्व स्टिमुलेटेड नहीं है तो सोमेटोस्टेटिन H पॉजिटिव आयन की वजह से रिलीज होगा और इसका सोमेटोस्टेटिन का फिर पूरे जीआईटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो ये था एक पैराक्राइन। दूसरा जो पैराक्राइन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन सा है, हिस्टामीन। अब ये हिस्टामीन रिलीज कहाँ से होता है, इसका स्टिमुलस क्या होता है? हिस्टामीन जो है वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा के एंटेरोक्रोमैटिन सेल्स ECL सेल से ये रिलीज होता है। ठीक है। और इसके अलावा ये जो है हमारे पास स्पेशल सेल्स होते हैं, हमारे पास यहाँ पेराइटल सेल्स होते हैं जो कि HCl को प्रोड्यूस करते हैं जीआईटी इसमें फंडस ऑफ द स्टमक और बॉडी ऑफ द स्टमक में। ये हमारे पास जो है वो पेराइटल सेल्स होते हैं जो कि HCl को प्रोड्यूस करते हैं। जब ECL सेल से हमारे पास हिस्टामीन रिलीज होता है, ये जो हिस्टामीन होता है इसके रिसेप्टर्स लगे होते हैं हमारे पास पेराइटल सेल्स के ऊपर। यहाँ इसके स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, ये उन पे एक्ट करता है और इस तरह से ये HCl की प्रोडक्शन को यानी कि एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो हिस्टामीन का बिल्कुल काउंटर यानी कि बिल्कुल अपोजिट या एंटागोनिस्ट इफेक्ट हो जाता है सोमेटोस्टेटिन के। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट था, HCl की प्रोडक्शन को वो कम कर रहा था, लेकिन यहाँ अगर देखें तो ये जो है वो H पॉजिटिव आयंस को बढ़ा रहा है, यानी कि एसिडिक कंटेंट को स्टमक के अंदर बढ़ा देता है हिस्टामीन। इसीलिए कुछ एंटी हिस्टामीन ड्रग्स हमारे पास होती हैं जिनको हम जो है वो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स वगैरह में यूज़ करते हैं, जैसा कि सिमेटिडीन, निज़ाटिडीन, फेमोटिडीन। वो इस हिस्टामीन के जो रिसेप्टर्स होते हैं पैराइटल सेल्स के ऊपर, इनको ब्लॉक करती हैं ये एंटी हिस्टामीन ड्रग्स। तो इसकी वजह से फिर एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब ये एक तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट हो जाता है हिस्टामीन का कि ये जो है वो अपने रिसेप्टर्स पे पैराइटल सेल्स पे एक्ट करता है और HCl की प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ा देता है। और दूसरा इनडायरेक्टली ये हिस्टामीन जो है वो जा करके गैस्ट्रिन की स्टिमुलेशन, गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। जी सेल्स ऑफ द, जैसे कि हमने गैस्ट्रिन को पीछे पढ़ा है कि जी सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा से ये रिलीज होते हैं, स्पेशली एंट्रम के रीजन से। तो इस तरह से ये क्या करता है, गैस्ट्रिन को बढ़ाता है जिसकी वजह से और ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन होती है। दूसरा हिस्टामीन क्या करता है, वेगस की स्टिमुलेशन करता है। वेगल नर्व जब स्टिमुलेट होती है उसके रिजल्ट में भी अल्टीमेटली H पॉजिटिव आयंस यानी कि HCl की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो अगर देखा जाए इसका सबसे मेन एक्शन ही यही है कि ये ओवरऑल क्या काम करता है कि ये जीआईटी में HCl की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो ये थे हमारे पास पैराक्राइंस। अब आगे आ जाते हैं हम न्यूरोक्राइंस पे। न्यूरोक्राइंस जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, जो कि नर्व टर्मिनल से रिलीज होते हैं। इसमें जो सबसे पहला हमारे पास न्यूरोक्राइन है वो है VIP, वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड। इसका ओवरऑल जो है वो जीआईटी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है। ये क्या करवाता है, नंबर वन, ये जीआईटी की मसल रिलैक्सेशन करवाता है। जीआईटी की
मसल रिलैक्सेशन, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है। जब स्मूथ मसल्स जो है वो रिलैक्स होते हैं तो जीआईटी की मोटिलिटी भी कम हो जाती है थोड़ी सी। और उसके साथ साथ ये जो स्फिंक्टर है हमारे पास, स्पेशली लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर यहाँ पर जो है हमारे पास इन बिटवीन स्टमक और इसोफेगस, उसको भी टोन को ये कम कर देता है, उसको भी रिलैक्स कर देता है। एक इम्पॉर्टेंट इसका एक्शन जो कि सिक्रीटिन से मिलता जुलता होता है, बफर एक्शन, वो ये होता है कि ये बाइकार्बोनेट की जो है वो प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देता है ये पैनक्रियाटिक डक्ट्स के अंदर। तो ये इसका एक्शन जो है वो सिक्रीटिन से मिलता है। तो ये हमारे पास हो गया वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड। अब दूसरा जो हमारे पास है वो है गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, ऑल्सो कॉल्ड बम्बेसिन। ये जो बम्बेसिन है या गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड है, जैसा कि हमने गैस्ट्रिन में पढ़ा था, गैस्ट्रिन को जब डिस्कस किया था हार्मोन को, कि गैस्ट्रिन जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसका एक स्टिमुलस वेगस नर्व भी होता है। जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है अल्टीमेटली गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन को बढ़ाती है, फिर गैस्ट्रिन जाके पैराइटल सेल को ट्रिगर करता है और एचसीएल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब होता ये है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेगस नर्व है। अब वेगस नर्व से जो है वो जीआरपी यानी कि गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, ये जो है वो रिलीज होता है, ये न्यूरोक्राइन, और ये जीआरपी जा करके फिर जी सेल्स को स्टिमुलेट करता है। तो उसके बाद फिर गैस्ट्रिन रिलीज होता है और वो जो है वो पैराइटल सेल्स को हिट करता है, फिर पैराइटल सेल्स क्या करते हैं, एचसीएल की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। तो ये होता है हमारे पास बम्बेसिन या फिर गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड। उसके बाद हमारे पास जो है न्यूरोक्राइंस में आ जाते हैं एनकैफिलिन्स। ये जो एनकैफिलिन्स होते हैं बेसिकली ये ओपियोइड्स होते हैं या ओपिएट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, इनका जो है वो जीआईटी के ऊपर जो है वो इनहिबिटरी इफेक्ट है। अगर ओवरऑल बात की जाए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ये क्या करते हैं कि इसके दो एक्शन जो इंपॉर्टेंट हैं, कि ये जो है वो क्या करते हैं, जीआईटी से, यानी कि यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं इनके इंटेस्टीन के, उन वहाँ पर जा करके उनकी म्यूकोजा के ऊपर जा करके ये इलेक्ट्रोलाइट्स की सिक्रीशंस को कम कर देते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं यहाँ पर, और फ्लूइड यानी कि एंटी सिक्रीटरी एक्शन ऑफ ओपियोइड है ये, इलेक्ट्रोलाइट्स और उसके साथ साथ ये फ्लूइड की प्रोडक्शन को इन द इंटेस्टीन कम कर देता है। जब इंटेस्टीन में फ्लूइड की प्रोडक्शन और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि फ्लूइड सिक्रीशन और इलेक्ट्रोलाइट की सिक्रीशन कम होगी तो अल्टीमेटली पेशेंट जो है वो इसीलिए इसी रीज़न की वजह से जो है ये डायरिया की ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं एनकैफलिन्स या ओपिएट्स। इसके अलावा दूसरा जो इसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है वो ये होता है कि ये जो है वो मसल की टोन को बढ़ाता है, स्पेशली जो स्फिंक्टर्स होते हैं। ये इसका थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। कौन से मसल्स, स्पेशली स्फिंक्टर वाले मसल, जैसे कि इन बिटवीन स्टमक एंड इसोफेगस यानी कि इसोफेजो गैस्ट्रो इसोफेजल स्फिंक्टर, यहाँ पर ये उसकी टोन को बढ़ाता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो यहाँ से फिर गट मोटिलिटी रिड्यूस होती है, इम्पटिंग इतनी जल्दी नहीं होती। इसी तरह से हमारे पास आता है पाइलोरिक रीजन पे जो हमारे पास स्फिंक्टर है वहाँ पर, इसी तरह से आइलियम और सीकम के बीच में आइलियोसीकल जंक्शन पे जो स्फिंक्टर है वहाँ पर भी ये जो है वो उसको कंट्रैक्शन करवाता है। तो इस तरह से इसका ये जो है वो मसल के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। स्पेशली कौन से मसल, स्फिंक्टर वाले मसल, उनको ये स्फिंक्टर्स को क्लोज कर देता है, उनकी टोन को बढ़ा देता है एनकैफलिन, और इस तरह से भी डायरिया जो है वो कम हो जाता है इसका पेशेंट का ड्यू टू एनकैफलिन या ओपियोइड्स। और दूसरा जो है इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड्स के कम सिक्रीशन की वजह से भी एनकैफलिन्स को हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। तो ये थे न्यूरोक्राइंस जो कि बेसिकली नर्व्स से जो है रिलीज हो रहे थे। तो ये हमारे रेगुलेटरी सब्सटेंसेस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जीआईटी की मोटिलिटी को डिस्कस करेंगे।